अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम डॉक्टर असदुल्ला सुमरो है। मैं यहाँ अल्तमश जनरल हॉस्पिटल में माहिर अमराज़ क़ल्ब और हार्ट फेलियर स्पेशलिस्ट हूँ। आज जो मौजू है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ चुना है और जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि हार्ट फेलियर की जो बीमारी है वो काफ़ी कामन है और पिछले कोई 35 साल से मैं इस हार्ट फेलियर की बीमारी के तशख़ीस और इलाज के साथ जो है वो मुंसलिक हूँ। और आज जो मैंने चीज़ चुनी है वो ये कि उसका नाम दिया है हार्ट फेलियर इज़ इन अ शैम्बल्स। शैम्बल्स की माना ये है कि बेतरतीब, यानी कि अब हार्ट फेलियर क्या है इस पर हम कई वीडियोस और कई बातें कर चुके हैं और इस दफ़ा जो है थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ें जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। शैम्बल्स का मकसद ये कि बेतरतीब है, यानी कि कुछ इसकी माना मज़ाबा खाने को भी जो है वो, अब ये मज़ाबा खाना है या क्या है वो जो सुनने वाले हैं, जो क्योंकि ये पब्लिक अवेयरनेस के लिए आवाम-उन-नास में आ गई और शऊर बेदार करने के लिए, तो ये जो आज का मौजू वो ये है कि जो हमारे फिजिशंस, क्योंकि बेतरतीब का मकसद ये है कि हर फिजिशन, हमारे यहाँ कोई सिस्टम नहीं है, कोई मुनज़्ज़म किस्म का कोई ऐसा मंसूबा नहीं है इस बीमारी के तशख़ीस और इलाज के लिए। तो लिहाजा जिसको भी सांस की शिकायत होती है तो वो किसी भी डॉक्टर के पास चला जाता है। सबसे पहले वो अगर बीमारी माइल्ड है, यानी ज़्यादा शदीद नहीं है, तो जो भी उनके पड़ोस में फैमिली फिजिशंस वगैरह होते हैं वो उनके पास जाते हैं। और अगर शदीद बीमारी होती है तो फिर वो डायरेक्टली किसी बड़े अस्पताल में जाते हैं। लेकिन जो न्यू ऑनसेट पहली दफ़ा जिनको सांस की शिकायत होती है तो वो अनफॉर्चुनेटली दोनों जगहों पर कभी कभार जो है वो डॉक्टर्स जो है वो धोखा खा जाते हैं और उनको फेफड़ों का दमा समझ के और वो इलाज करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे मरीज़ों में इतनी ताख़ीर हो जाती है कि जब तक किसी हार्ट फेलियर के डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तो तब तक वो लाइलाज होने की नहज पर पहुंच जाते हैं। तो ये एक कराची से बाहर किसी मरीज़ ने मुझसे कंसल्ट किया और जब उन्होंने ये दवाओं का पर्चा जो है वो अपने फिजिशियन का भेजा तो मैं देख के और हैरान रह गया रियली, यानी कि इसमें कोई 16 दवाएं जो है वो डॉक्टर साहब ने लिखी हैं। और अब इससे अंदाज़ा लगाएं कि इतने सीनियर डॉक्टर्स भी अगर हार्ट फेलियर के मरीज़ों का इस जो है वो गैर ज़िम्मेदाराना तौर पर अगर इस तरह से हम इलाज करेंगे तो बाकी जो डॉक्टर्स जो फैमिली फिजिशंस का एक कम्युनिटी नेटवर्क है, अब वहाँ पर जो जहाँ सहूलतें कम होती हैं तो फिर वहाँ का क्या हाल होगा। तो ये एक 42 साला ख़ातून हैं और जिनके 4 बच्चे थे और उनमें से एक बच्चा जो था वो 17 साल की उम्र में इसी हार्ट फेलियर की बीमारी की वजह से मौत का शिकार हो गया। उसको हार्ट फेलियर की बीमारी थी, उसका दिल बढ़ गया था, दिल का गोश्त कमज़ोर हो गया था और उसकी वजह से वो अस्पतालों के चक्कर काट काट के और फाइनली जो है वो एक अमराज़ क़ल्ब के इंस्टीट्यूट में उनको बैटरी नस्ब करने के लिए दाखिल किया गया और बैटरी नस्ब होने के बाद फिर वो जांबिर ना हो सका और मौत का शिकार हो गया। तो उससे अंदाज़ा ये लग रहा है कि ये जो बीमारी माँ और बेटे में
वो एक ही बीमारी जिसको हम इडियोपैथिक कार्डियोमायोपैथी कह सकते हैं, क्योंकि इथियोलॉजी इस्टैब्लिश नहीं हुई। अब ये 42 साल खातून है, अल्दो इनको एथेरोथ्रोम्बोटिक यानी शरेयानों की बीमारी के जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन है, खून में चिकनाई की मकदार है या टोबैको वगैरह, वो नहीं है। तो इसलिए मैं प्रिज्यूम कर रहा हूँ, अल्दो डॉक्टर साहब ने इनकी कोई एंजियोग्राफी वगैरह नहीं की है ताकि इस्टैब्लिश किया जाए, क्योंकि हार्ट फेलियर कोई एक बीमारी नहीं है, ये एक पेचीदा बीमारी है और उसकी बहुत सारी वजूहात और प्रेसिपिटेंट्स हैं। तो वजूहात का पता करने के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कॉमन है वो शरेयानों की बीमारी है, और शरेयानों की बीमारी की तशखीस जो हार्ट की शरेयानों की एंजियोग्राफी करके ही हम पता करते हैं कि अगर उनको शरेयानों की बीमारी है तो उस इलाज पर फोकस किया जाता है। अगर शरेयानें उनकी साफ़ हैं और किसी और वजूहात की वजह से दिल भड़के और दिल का पट्टे जो हैं कमज़ोर होके और जो है वो सांस की बीमारी है, तो उसका इलाज थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। तो लिहाजा इनको 16 किस्म की दवाएं जो हैं वो, अब ये दवाओं की डब्बियां हैं जो उन्होंने, मैंने कहा कि आप अपनी दवाओं की जितनी भी इस्तेमाल करते हैं उसकी पूरी ये डब्बियों की पिक्चर निकाल के भेज दें। अब इसमें ऐसी कोई दवाई नहीं है जो डॉक्टर साहब ने ना लिखी हो। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको चुनाचे जो आम आदमी है जो उनको इन बीमारियों के मुतालिक इतनी आगाही और शऊर नहीं है कि वो डॉक्टर जो माहिर डॉक्टर्स हैं उनके साथ वो बहस मुबाहसा कर सकें कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। अब अगर वो मरीज़ सवाल करते हैं डॉक्टरों से तो बहुत सारे हमारे फिजिशियंस जो हैं वो उनके साथ नाराज़ हो जाते हैं और उनको कहते हैं कि जी आप डॉक्टर हैं या मैं डॉक्टर हूँ, जो मैं कर रहा हूँ बस वही करो जो मैं कह रहा हूँ, इस तरह से। तो लोग मजबूर होते हैं बेचारे जो है वो दूर दराज इलाकों से, गांव से और छोटे शहरों से बड़े शहरों में आके डॉक्टरों को बड़ी बड़ी फ़ीस दे के दिखाते तो हैं, लेकिन हालत ये है। अब ये कि सपोज़ करके कि अगर हमने एंजियोग्राफी नहीं की है, उसका पता ही नहीं है कि उसको शरेयानों की बीमारी है, उसमें कोई स्टेंट डाला हुआ नहीं है, तो फिर हम ये 3 जो दवाएं उसको दे रहे हैं शरेयानों की बीमारी के लिए, वो क्यों दे रहे हैं हम? तो ये क्वेश्चंस होते हैं जो आम आदमी ये सवाल फिजिशियन से नहीं कर सकता, लेकिन फिजिशियंस को भी अपना मुहासबा करना चाहिए कि जो कुछ वो कर रहे हैं उससे मरीज़ का फ़ायदे से कभी कभार नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी दवाओं के मनफी असरात भी होते हैं और बहुत सारी दवाएं जब इकट्ठी खाते हैं तो उनके भी नुकसानात भी हो सकते हैं। अब इसमें 3 किस्म की जो है वो मल्टीविटामिन है। अब ये मल्टीविटामिन को जो कंसेप्ट है हमारे मुआशरे में बहुत सारे मरीज़ जो हैं वो समझते हैं कि ये जो अंग्रेज़ी दवाएं हैं ये गर्म हैं और ये कमज़ोरी पैदा करती हैं, तो वो डॉक्टरों को खुद कहते हैं कि लेकिन डॉक्टर्स उनकी बातों में आके तो एक तो क्या फिर ये 3 मल्टीविटामिन्स जो है उनको प्रिस्क्राइब करते हैं, जबकि ये जो मल्टीविटामिन्स हैं इनकी अगर आपको बॉडी में डिफिशिएंसी है तो वो एब्जॉर्ब होंगी, अगर बॉडी में डिफिशिएंसी नहीं है तो वो पखाने पेशाब के ज़रिए ज़ाया हो जाएंगी, उनका कोई फ़ायदा नहीं है। अलबत्ता बहुत सारी मल्टीविटामिन जो है इन दवाओं के साथ इंटरएक्ट करके जो आपकी दिल के सांस की बीमारी का दवाएं हैं उनके साथ जो है वो फिर वो प्रॉपर तरीके से जो है वो असर नहीं करती हैं वो। अब इस तरह से इनमें से एक दवा जो है वो क्योंकि इनका जो दिल का गोश्त है वो 20% 25% जो है वो है। अब ये इसकी जो बीमारी है ये 2020-21 से बीमारी है, तो 5 साल हो गए हैं। अब इनमें से एक दवा जो है वो दवा तो बहुत अच्छी है और इसका जो इस्तेमाल है, लेकिन
इसके इस्तेमाल का फुकदान है हमारे यहाँ, जिस पर फिर ये यहाँ पर मैं जो है वो डिस्कस करूँगा। लेकिन ये 5 साल से ये जो दवा है वो एक ही डोज जो है वो खा रही हैं। अब हार्ट फेलियर की मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं। अब ये जो पेशेंट है बाय हिस्ट्री एक कंपनसेटेड फेस में है। कंपनसेटेड का मकसद ये है कि ये स्टेज सी में है और रहेंगी, और ये जो दवा है ये जितनी हार्ट फेलियर की दवाएं हैं ये उनमें एक जदीद किस्म की दवा है जिससे हार्ट के फंक्शन का इम्प्रूव डिपेंड करता है कि सबब क्या है, एटियोलॉजी क्या है उसकी, लेकिन इम्प्रूव होने के इम्कानात होते हैं। लेकिन इम्प्रूव होने के इम्कानात और अमवात की जो शरह है वो तब ही मुमकिन होती है जब इसके टारगेट डोज पर पहुंचा जाए। अब ये 50 मिलीग्राम से हम शुरू करते हैं। 15 दिन के बाद जो है फिर हम, अगर उनका ब्लड प्रेशर ठीक है, मरीज़ ये डोज़ बर्दाश्त कर पा रहा है, उसके गुर्दे जो हैं वो और इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो पोटेशियम क्रिएटिनिन उसके नहीं बढ़े हैं, तो फिर हम उसका डोज़ बढ़ा के 100 मिलीग्राम पर करते हैं। इसको हम डोज टाइट्रेशन कहते हैं। फिर 1 महीने के बाद जो है मरीज़ को दोबारा बुला के और फिर वो दोबारा उसको कहते हैं कि आप जो है ये गुर्दे की क्रिएटिनिन और जो पोटेशियम है ये करके आएँ। इसलिए कि ये जो हार्ट फेलियर की दवाएं होती हैं इनके मनफी असरात की वजह से गुर्दे और पोटेशियम जो है वो बढ़ जाते हैं। अब बहुत सारे लोगों को ये होता है कि जी छोटे डोज से शुरू तो करते हैं, लेकिन वो समझते हैं कि छोटा डोज से मनफी असरात नहीं होंगे। ये एक मिथ है, गलत फहमी है। ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने जितने भी कोई 350 पेशेंट्स पर मक्का में इस दवा को इस्तेमाल किया है और ये बहुत अच्छी दवा है, लेकिन इसके डोज़ को मॉनिटर करके और अगर टारगेट डोज पर पहुंचा जाए, टारगेट डोज उसका 200 मिलीग्राम, तो टोटल जो वक्त लगता है इसको वो कोई 2 महीने के अंदर जो है वो इस दवा के टारगेट डोज पर पहुंचना होता है। लेकिन हमारे यहाँ ये सारी चीज़ें नहीं होती। अब 50 मिलीग्राम पर ये 5 साल से वही दवा खा रही हैं। अब ये और बात है कि क्लिनिकली तो मरीज़ इम्प्रूव हो जाते हैं, लेकिन जो मोर्टेलिटी बेनिफिट है उसका वो फिर उतना ज़्यादा नहीं होता है उसमें। यानी मौत की जो शरह है या जो गोश्त की जो कमज़ोरी है वो गोश्त की जो कमज़ोरी इम्प्रूव होने के जो इम्कानात होते हैं वो फिर इतने नहीं होते हैं। तो लिहाजा फिजिशियंस को चाहिए कि जो दवा वो इस्तेमाल कर रहे हैं उस दवा को सही तरह से इस्तेमाल करें ताकि मरीज़ों का फ़ायदा हो, उनके खर्चे बचें, उनकी मौत की शरह कम हो। तो ये जो है वो ज़रूरी है इनकी। जब तलक ये सारी चीज़ें हम नहीं करेंगे तो फिर हमारे मरीज़ जो हैं इस तरह से सफ़र करते रहेंगे। तो लिहाजा इनमें से बहुत सारी दवाएं हैं जो गैर ज़रूरी हैं, जिसका ख़र्चा ज़्यादा होता है, तो इन गैर ज़रूरी दवाओं से इज्तनाब किया जाए और ये ज़रूरी है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे मरीज़ जो है उनके ख़र्चे भी बढ़ेंगे और वो मौत की शरह भी कम नहीं होगी और दवा का भी कोई ख़ास फ़ायदा जो है वो नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।